रोज मैनिफेस्ट करो कि भाई 8 महीने बाद जब मेरा एग्जाम होगा, मैं सेंटर हॉल से जब निकलूंगा तो मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी होगी, क्योंकि मेरा रिजल्ट जब आएगा ना तो वो डिसाइड करेगा कि हाँ, मैं तो नीट क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच चुका हूँ, मैं तो एम्स दिल्ली में पहुंच चुका हूँ। आपका हाइड्रोकार्बन जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको नेम रिएक्शन आनी चाहिए, उसके साथ आपके एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स जो है उनकी लेबलिंग क्लियर होनी चाहिए, सारे डायग्राम्स अच्छे से बिल्कुल रटे होने चाहिए। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नीट क्रैक कर सकते हैं अपने ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए। ये 100% पॉसिबल है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू ऑरस डिजिटल। बेटा, शेष 8 महीने बाकी है और 8 महीने बाद आपका नीट का एग्जाम है। तो मैम, हमने तो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट करी ही नहीं है और हमें बहुत डर लग रहा है। क्या हम क्या करें, एक और ड्रॉप ले नेक्स्ट ईयर, या हमें पढ़ाई कर देनी चाहिए? हम तो बिल्कुल जीरो पे बैठे हैं। क्या हमें जीरो से पढ़ाई करनी चाहिए? क्या हमें 8 महीने बाद जब हम नीट का एग्जाम देंगे तो हमें क्या नीट का जो रिजल्ट है वो हमें डिसाइड कर पाएगा कि हमें एमबीबीएस कॉलेज मिलना है या नहीं? तो बिल्कुल बेटा, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नीट क्रैक कर सकते हैं अपने ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए। ये 100% पॉसिबल है। मैं आपको सितंबर टू अप्रैल तक का पूरा रोड मैप बताऊंगी। इस रोड मैप को आपको फॉलो करना है डे 1 से लास्ट डे तक। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। ये मैं आज की वीडियो में बोल रही हूं। अगर जो जो मैं बात बोलूंगी आज की वीडियो में, अगर वो सारी बातें आपने फॉलो करी एज इट इज, तो मैं दावा करती हूं सारे के सारे बच्चे जो आज ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे एमबीबीएस कॉलेज में, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले उठते से ही आपको मोटिवेटेड रहना है और ये मोटिवेशन इस कोट से आता है। क्या है? आपके पास 2 चॉइसेस है और उन 2 चॉइस में से आप कौन सी चॉइस जो है वो चूज करोगे, वही डिसाइड करेगा कि 8 महीने बाद आपका फ्यूचर क्या होगा। पहली चॉइस है, यू हैव 2 चॉइसेस। 1, कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम्स, है ना? अपने ख्वाबों में, अपने सपनों में सोते रहो और उसी सपने को अपनी हकीकत बना लो। क्लियर है? और दूसरी चॉइस है, वेक अप एंड चेज देम। उठो, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो और उसे पाइए। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी चॉइस क्या होगी और आपकी चॉइस पर ही डिपेंड करता है कि आपका आने वाला भविष्य जो है वो क्या है। क्लियर है? तो जो भी बच्चे नीट क्रैक करने चाहते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं, आई होप उन सभी की चॉइस जो है वो सेकंड वन होगी। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हमें इन 8 महीनों में क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम ये सोचते हैं कि हम 8 महीने बाद नीट का एग्जाम देंगे और हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और हम यहाँ पर एमबीबीएस का कॉलेज ले लेंगे। क्योंकि बेटा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 25 लाख बच्चे जो है हर बार एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कंपटीशन बहुत हाई है। ये एग्जाम ऐसा ही नहीं है, बट अगर मेहनत कर रहे हो तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो सबसे पहले हमें भाई शुरुआत से हमें पता होना चाहिए कि क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी। तो हमारे पास एक क्लियर माइंड होता है कि भाई हाँ, ये चीज तो बिल्कुल ही नहीं करनी प्रिपरेशन के टाइम में, ये करनी है, इन्हें फॉलो करेंगे तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले अपना पोटेंशियल रियलाइज करना है। आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझ में इतना पोटेंशियल है कि मैं इन 8 महीनों में भी नीट क्रैक कर सकता हूं और अपने ड्रीम कॉलेज में मैं एडमिशन ले सकता हूं। ठीक है? अगर पहले ही आपने हार मान ली कि नहीं यार, मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, इतनी सारी फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मेरी तो फिजिक्स वीक है, मेरी केमिस्ट्री वीक है और बायोलॉजी अकेले से मैं नीट क्रैक नहीं कर सकता या कर सकती, तो बेटा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई टीचर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, मैनिफेस्ट सक्सेस। सक्सेस को मैनिफेस्ट करो, ठीक है? रोज मैनिफेस्ट करो कि भाई 8 महीने बाद जब मेरा एग्जाम होगा, मैं सेंटर हॉल से जब निकलूंगा तो मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी होगी, क्योंकि मेरा रिजल्ट जब आएगा ना तो वो डिसाइड करेगा कि हाँ, मैं तो नीट के क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच चुका हूं, मैं तो एम्स दिल्ली में पहुंच चुका हूं, मैं तो ऋषिकेश पहुंच चुका हूं या पहुंच चुकी हूं। ठीक है? तो ये मैनिफेस्टेशन जो है ना बेटा, ये सक्सेस की वो की है जो कि आपको वहां तक पहुंचा कर ही रखती है। क्लियर है? थर्ड जो है,
फाइंड रियल रूट कॉज ऑफ योर सफरिंग एंड एंड देम। भाई सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि हमारे इस प्रिपरेशन के दौरान हमारे बीच में क्या क्या चीजें हैं जो हमारा हर्डल बन सकती है। तो उन हर्डल्स को पहले आइडेंटिफाई करो और उन्हें खत्म करो कि हाँ यार मुझे क्या क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, मैं क्या पहले फॉलो नहीं कर रहा था जिसके वजह से मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या वो चीजें आपको पता है और क्या आप मेहनत कर रहे हैं उन चीजों को खत्म करने की? अगर आपने ये किया तो बेटा आप वैसे ही एक कदम आगे पहुंच चुके हैं दूसरे लोगों से। नेक्स्ट है ट्रेन योर माइंड टू ब्रिंग योर ड्रीम इनटू रियलिटी। अपने माइंड को ट्रेन करो, उसे कमांड दो कि आपको ये करना है, इस तरीके से करना है। आपको उसको पूरा यहाँ पर माइंड को कमांड करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर ये सिग्नल्स देने पड़ेंगे कि भाई मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ना है, तीनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे फिजिक्स से मुझे केमिस्ट्री से डर नहीं लगता है। जब तक आप उसको कमांड नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और लास्ट है रिवायर योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड्स के जो थॉट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर थॉट पैटर्न है, जो बिलीव्स है, जो आपके हैबिट्स है जो कि सही नहीं है आपके प्रिपरेशन के लिए, उनको चेंज करना है, उनको अलाइन करना है। ये बहुत जरूरी होता है। अब क्या चीजें आपको नहीं करनी है वो भी ध्यान रखना है। अनस्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं लानी अपनी लाइफ में। क्या अनस्टेबिलिटी? अरे यार आज तो नहीं पढ़ना है यार, क्या पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, बायोलॉजी पढ़ूं। फिजिक्स खोल के बैठे, दिमाग में चल रहा है कि यार केमिस्ट्री का वो चैप्टर पढ़ लेता, चल रहा है कि यार बायोलॉजी का वो चैप्टर पढ़ लेता, मुझे वो नहीं बन रहा है। तो यहां पर बेटा आप दिन भर यही सोचते रहोगे और यहां पर रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपने तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी? आपको तीनों सब्जेक्ट के टाइम स्लॉट बनाने पड़ेंगे, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है लेजीनेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई यार ठीक है ना 2 घंटे बाद पढ़ लेंगे, अभी तो आए हैं कोचिंग से, ठीक है, अभी तो थके हुए, चलो गेम खेल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अरे यार मन नहीं कर रहा आज तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यार अभी तो मेरा एग्जाम आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा जो वीकली टेस्ट है ठीक है वो नहीं दूंगा क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं लगाए। तो खुद को आप ये जो आपके मन में चल रहे हैं ना विचार, है ना, ये अपने आप को आप क्या कर रहे हो, समझा रहे हो कि ठीक है ना बेटा नहीं हुआ तो क्या बात है, फिर दूसरा दे देना, है ना, उसमें अच्छा कर लेना, अभी अच्छे से पढ़ लेंगे, दूसरा वाला जो टेस्ट होगा उसमें अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे, अभी क्या करेंगे प्रिंट निकलवा लेंगे, घर जाके पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्लियर है? तो क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या नहीं करनी, वो आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस में आपका क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। फिजिक्स में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट में थ्योरी आपको, बच्चे क्या करते हैं फिजिक्स में समझते हैं सिर्फ फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला। बट बेटा अगर फॉर्मूला होते तो फॉर्मूला तो आपको रटे होते हैं, फिर भी आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनते? क्योंकि बेटा वहां पर कॉन्सेप्ट लगता है फॉर्मूले के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज निकालनी है तो आप रियलाइज करते हो कि मैंने ये फॉर्मूला निकाला लगाया था फिर भी मेरा आंसर नहीं आया। बेटा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो फॉर्मूला नहीं ये फॉर्मूला लगना था। क्यों लगना था? क्योंकि कब कौन सा फॉर्मूला लगना है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो कॉन्सेप्ट से क्लियर होगी ना। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको परेशानी होगी, फिजिक्स में होगी, केमिस्ट्री में। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं पढ़ना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीपीपीज एंड मॉड्यूल्स के। तो आपने थ्योरी पढ़ ली, फॉर्मूला रट लिए, तो उसको अप्लाई भी तो करना है। अप्लाई किस फॉर्म में करना है? आपको डेली डीपीपीज लगानी है, ठीक है, आपको मॉड्यूल करने हैं, आपको सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पीवाईक्यू करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप डीपीपीज मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं, ठीक है, तो आप एचसीबी, डीसी पांडे, यहाँ पर सिंगेज ये लगा सकते हैं। क्लियर है? पीवाईक्यूज लगा लीजिए, नीट के, जेई मेंस के पीवाईक्यूज लगा लीजिए। क्लियर है? ये सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। अगर आपने इतना कर लिया बेटा तो आपके 120 से 140 मार्क्स जो है फिजिक्स में वो कहीं नहीं गए। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आप डिवाइड करोगे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक।
फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो बच्चों को बहुत टफ लगता है, मोल कंसेप्ट, आयोनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, बफर सॉल्यूशन, इनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है। वहीं पर ऑर्गेनिक में मैम चीजें याद ही नहीं होती, रिएक्शन याद ही नहीं होती, कैसे बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट याद ही नहीं होता है। तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका जीओसी जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, आपका हाइड्रोकार्बन जो है स्ट्रांग होना चाहिए, आपको नेम रिएक्शन आनी चाहिए। तो आपके जितने भी कंपाउंड्स वाले चैप्टर है वो तो ऐसे ही चले जाते हैं बेटा मजे मजे में, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ी होनी चाहिए आपकी, एनसीईआरटी से बिल्कुल आपकी सीधे की सीधी रिएक्शंस उठ के आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाने बिल्कुल जरूरी है, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्लियर है। सेम फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, दोनों में इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने हैं आपको। पीवाईक्यूज जो है वो करने ही करने हैं आपको, पीवाईक्यूज नीट के भी करने हैं, जेईई मेंस के अगर आप कर सको तो कर लो। अगर इसके बाद मैं बुक की बात करूं कि कौन सी रेफरेंस बुक हमें लगानी चाहिए, तो बेटा आप एमटीजी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एमटीजी से सॉल्ट क्वेश्चन लगाइए आप। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं बन रहा है, कोई टॉपिक नहीं बन रहा है, टफ टॉपिक लग रहा है, टफ चैप्टर लग रहा है, तो उनके सॉल्व क्वेश्चन लगाइए सबसे पहले। जब आप सॉल्व क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अरे ऐसे चल रहा है। और आपने से थ्योरी पढ़ ली और डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने बैठ गए तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे बन ही नहीं रहा, और आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप उसे फिर से करने की कोशिश ही नहीं करोगे। बट जब आप सॉल्व क्वेश्चन करोगे 5-10 तो आपको रियलाइज होगा कि अरे ऐसा ऐसे मेथड है, ऐसा ऐसा होगा इसमें, तो फिर आप जब स्विच करोगे अनसॉल्व क्वेश्चन पर तो आपसे बनेंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो आपके एनसीईआरटी जो है बेटा वो आपकी गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ है, यहीं से बनता है, डायरेक्ट यहां से आता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए विद द एक्सेप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने आपको, एक्सरसाइज करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं, नीट के ही करो बेहतर है, ठीक है, नीट तक के करो क्योंकि इतना आपके लिए सफिशिएंट है। बायोलॉजी की मैं बात करूं बेटा तो बायोलॉजी में आपको बहुत जगह प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैं बात करूं लिंकेज में आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, नहीं समझ में आता लिंकेज का क्या चल रहा है भाई, कैसे रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, जेनेटिक मैप क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। वहीं पर मैं बात करूं स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis में आपको दिक्कत हो जाती है, बायोटेक में आपको दिक्कत हो जाती है। तो ये जो आपके चैप्टर है ये हाई वेटेज चैप्टर है, इनमें स्टार्टिंग से आप क्लैरिटी लेकर चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, क्योंकि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में छोड़ने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बेटा दूसरा बच्चा मेहनत कर रहा है उनको करने का, और हो सकता है भाई इनसे ही क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या कर लोगे, क्लियर है। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, मेहनत करो, अच्छे से उनको समझने की कोशिश करो। ऐसा तो नहीं है 11th-12th का ही सब्जेक्ट है आपका तो क्यों नहीं होगा वो, क्लियर है। उसके अलावा हमें क्या करना है बेटा, कोई भी बुक से आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ज्यादा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, और जो क्लास नोट टीचर प्रोवाइड कर रहा है उसको पढ़ना है। उसके साथ आपके एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स जो है उनकी लेबलिंग क्लियर होनी चाहिए, सारे डायग्राम्स अच्छे से बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर है, हाउ मेनी करेक्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं, असर्शन रीजन करने हैं, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आते हैं, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे जो कि बहुत सिंपल होता है, कुछ में यूनिटरी मेथड्स लगती है, ठीक है, तो आपको ये आने चाहिए, क्लियर है। उसके अलावा आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करने होंगे और आपको पीवाईक्यूज जो है वो भी करने ही करने हैं। अगर ये आपने फॉलो कर लिया बेटा तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैम, सिलेबस की बात तो हो चुकी है, सिलेबस तो हमने देख लिया क्या क्या चीजें करनी है। बायोलॉजी में आपको एमटीजी लगा लेनी है ना, अरिहंत लगा लो, सिंगेज लगा लो, ये सही बुक्स हैं, ठीक है, इनसे आप करोगे। बाकी मैं सिंगेज की बात करूं तो सिंगेज में कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को और कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी है तो उसको अवॉइड ही करो, ठीक है। आप एमटीजी लगा सकते हो, एमटीजी आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आप अरिहंत भी लगा सकते हैं। टेस्ट की मैं बात करूं यहाँ पर तो टेस्ट आपको देने ही देने हैं, आपको टेस्ट स्किप नहीं करना है। टेस्ट की मैं बात करूं तो दिसंबर तक आप जब टेस्ट लगाओगे तो आपको हर मंथ हर वीक एक टेस्ट लगाना है, मतलब टोटल आपको 4 टेस्ट लगाने हैं, हर हफ्ते एक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है।
उसके बाद जो मेजर टेस्ट होंगे वो भी करने हैं आपको, क्लियर है। जैन टू फैब आपको 6 to 8 टेस्ट पेपर्स लगाने हैं पर मंथ, क्लियर है। मार्च में आपको एटलीस्ट 15 पेपर लगाने हैं। वहीं पर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल सिर्फ आपके रिवीजन के लिए और टेस्ट के लिए होता है। रिवीजन करो और डेली एक टेस्ट लगाओ। अब ये कैसे पॉसिबल होगा बेटा, स्लॉट बनाओ हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। आप 12 घंटे पढ़ते हो, 15 घंटे पढ़ते हो, जितना भी पढ़ते हो, हर एक सब्जेक्ट का एक स्लॉट बनाइए। स्लॉट में उसकी थ्योरी पढ़िए, पुराने चैप्टर्स का रिवीजन कीजिए, ठीक है, और टेस्ट लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए। और क्वेश्चंस कितने लगाने हैं, अब अगर मैं बात करूं मिनिमम कितने क्वेश्चन लगाने, तो मिनिमम की जब मैं बात करती हूं तो एटलीस्ट फिजिक्स में 45 क्वेश्चन लगाने हैं, 45 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में लगाने हैं और 90 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में लगाने हैं। जितने क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में आते हैं एटलीस्ट उतने क्वेश्चन तो आपको लगाने ही लगाने हैं, क्लियर है, डेली। और कैसे लगाना है, स्टॉप वॉच के साथ, क्लियर है। आप जो एग्जाम हॉल में जो एनवायरमेंट होता है वो एनवायरमेंट क्रिएट करके ही आपको टेस्ट देना है। अब टेस्ट तो दे दिया मैम, टेस्ट के बाद क्या करना है, टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं मैं बता रही हूं, टेस्ट देंगे, ठीक है, संडे को उनका टेस्ट हुआ ऑफलाइन ऑनलाइन, उन्होंने टेस्ट दे दिया, देख लिया आंसर की, देख लिया कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है और साइड में पटक दिया टेस्ट पेपर को। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अगर आपने ये गलती करी तो बेटा आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, जहां आप गलती कर रहे हो उस गलती को दोहराते रहोगे और जो कॉन्सेप्ट नहीं आते उससे आगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, टेस्ट एनालिसिस करने की, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ, मैंने क्या सोचा था, कौन सा फॉर्मूला लगाया था, मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर लगाने की कोशिश करी, मेरा गलत क्यों है। अगर आपने ये चीज कर ली और उसे सर्कल कर लिया और उसे देखा बार बार, तो आपका वो टॉपिक वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो गलती आप नहीं दोहराओगे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है डे 1 से लास्ट डे तक। अगर आपने ये बेटा फॉलो किया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, ठीक है, कोई भी आपकी जो सीट है उसे नहीं छीन सकता, ठीक है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं आपके लिए लाती रहूंगी। क्या आपके लिए जरूरी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस पर वीडियो बनानी चाहिए, कहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मैं वो वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ जाऊंगी आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर और अपनी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप को एक्सक्यूज देना बंद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।